नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुवंत कुमार वर्मा स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल स्कॉलर्स नॉलेज में। चलिए MCQ सीरीज 4 शुरू करते हैं। द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स कैन बी एक्सप्रेस्ड इन। दो चरों के मध्य संबंध को व्यक्त किया जा सकता है। मान लेते हैं हम लोग रेशियो एनालिसिस पढ़ते हैं, बेसिकली उसके हिसाब से ले लेते हैं, आपको आसानी रहेगी। दो चीजों के बीच में रिलेशन हम रेशियो में भी शो कर सकते हैं ना, जैसे 2:1 है ना। एक तो ये रहा। दूसरा, परसेंटेज में भी शो कर सकते हैं, जैसे हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो वगैरह करते थे, है ना। रेट में भी शो करते हैं कि हमारा इस साल इतना रेट परसेंट रहा इंक्रीमेंट। ठीक, तो यहाँ पर आंसर दो चरों के मध्य जो संबंध है वो अनुपात तीनों में ही हम दिखा सकते हैं। इसमें कुछ टफ नहीं था इस क्वेश्चन में, तो मैं ज्यादा नहीं पढ़ूंगा। कॉस्ट अकाउंटिंग मेथड टू कंप्यूट बेसिक कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विस। आप लोगों ने अगर पिछला लेक्चर मेरा एमसीक्यू सीरीज का देखा होगा तो उसमें मैंने बताया था कि उत्पाद अथवा सेवा की मूल लागत की गणना करते हैं जब, तो उसमें लागत लेखांकन की जो विधि यूज करते हैं वो यूनिट कॉस्टिंग यूज करते हैं, है ना। जब मैंने बात बोला था इसमें कॉस्ट शीट वगैरह पढ़ते हैं, है ना, याद होगा। बाकी मैंने प्रोसेस कॉस्टिंग के बारे में भी ब्रीफ में बताया था और कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग भी बताया था। ठीक है, तो ये तो आसान हो गया आपके लिए। पिछला अगर आपने लेक्चर देखा होगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। A leadership style in which group members are allowed to carry out their work freely is called। नेतृत्व की वह शैली जिसमें समूह के सदस्यों को आप अपना कार्य स्वतंत्रता पूर्वक करने की अनुमति प्रदान की जाती है कहलाता है। इसको फ्री रेन स्टाइल कहते हैं। ये क्वेश्चन जो है 12th क्लास में 11th क्लास में हम लोग पढ़ते हैं बीएसटी में, तो आपको ज़्यादा टफ नहीं लगेगा। आप इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं कि डेमोक्रेटिक स्टाइल यहाँ पर बिल्कुल डिफरेंट है, तो फ्री रेन स्टाइल ही यहाँ पर मतलब उपयुक्त आंसर होगा। डेमोक्रेटिक स्टाइल कभी इसके बाद में मैं जो लेक्चर लीडरशिप स्टाइल पे लूंगा एक दो दिन में, हो सकता है नेक्स्ट वीक, तो मैं ये सारे स्टाइल्स को आपको समझाऊंगा। ठीक है, तब तक आप वेट करिए। ये क्वेश्चन, ये भी मेरा क्वेश्चन एग्जाम में गलत हुआ था ड्यू टू लैक ऑफ रिवीजन या फिर जल्दबाजी या हड़बड़ाहट की वजह से। इसीलिए एग्जाम में हड़बड़ाहट नहीं करना है। कई सारे क्वेश्चन जो नहीं समझ में आते, 2 बार पढ़िए 4 बार पढ़िए, नहीं समझ में आ रहा तो आखिरी के लिए छोड़ दीजिए। मैंने यही नहीं किया और मिस्टेक हुई। ऑन 31st March 2019 टोटल डेटर्स आर 25,000, बैड डेट्स आर 1,000 और डिस्काउंट रेट जो है वो 2% है। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 5% है। बहुत आसान है, ज्यादा टफ नहीं। पहले सबसे पहले आप देखोगे कि आपके पास डेटर्स है 25,000, जिसमें से 1,000 के बैड डेटर्स हो चुके हैं। ठीक है, इनका पैसा नहीं मिलेगा, तो आपको ये कंफर्म हो गया कि आपको 24,000 रुपए मिल सकते हैं। लेकिन उन्होंने बोला कि आपको 5% बैड डेट्स के लिए प्रोविजन भी करना है। इसका मतलब आप ये, आपको लग रहा है कि हो सकता है 1200 डेटर्स ऐसे हैं जो हो सकता है हमको दे पैसा, हो सकता है हमें ना दे। तो अब उनको हटाने के बाद जो हमारे पास बचा, इनसे पैसा पूरा मिलने की उम्मीद है। तो डिस्काउंट किसको मिलता है? कैश डिस्काउंट की बात करते हैं हम हमेशा। तो कैश डिस्काउंट उसी को मिलता है जो कैश पेमेंट करता है। तो 2% किसका निकलेगा? 22,800, और आंसर आएगा आपका 456। आगे, द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर सिग्निफिकेंट बिकॉज, सीधी सी बात है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो ठीक है, आंसर ये भी सही है। पहला आंसर नहीं, एक्यूरेट नहीं बोल सकते। परिवर्तित हो रही तकनीकों का अनुकूलन ये भी नहीं बोल सकते। तो आंसर यहाँ पर 2 आपको लग सकते हैं, है ना। लेकिन आप हमेशा जब भी मैनेजमेंट करते हैं हम, तो हम कहते हैं कि हम अपनी एफिशिएंसी को बढ़ाना चाहते हैं। कार्य कुशलता में जो है वो इसमें वृद्धि करने के लिए हम मैनेजमेंट का यूज करते हैं। तो आपका जो एग्जैक्ट आंसर होगा वो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का जो सिग्निफिकेंस है वो इंक्रीज इन एफिशिएंसी होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टूल ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग?
आप लोगों ने पढ़ा हो, मैं एक्चुअली पढ़ा रहा हूँ पिछले 4-5 साल से मैनेजमेंट अकाउंटिंग, काफ़ी समय तक मेरे टच में रहा, तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग तो पढ़ते हैं, क्योंकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग में रेशियो एनालिसिस वगैरह हमारे काम आता है, तो ये तो पढ़ चुके हैं, है ना। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग भी मैनेजमेंट अकाउंटिंग में पढ़ाया जाता है, वेरिएंस एनालिसिस वगैरह, है ना। एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जैसे मैंने बोला रेशियो एनालिसिस, तो सीधी सी बात है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस पूरा उसी का हिस्सा है। इन्फ्लेशन अकाउंटिंग जो है ये हिस्सा होता है अकाउंटिंग थियरी एंड प्रैक्टिस का, ठीक है, ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग में नहीं आता। क्लियर। स्फीति लेखांकन जो है वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग में नहीं आता, इसके बारे में मैंने थोड़ा ब्रीफ में बताया था पिछले लेक्चर में। आप लोग अगर नहीं आइडिया है तो एक बार पीछे वाला पुराना लेक्चर जरूर देख लीजिएगा। A company incorporated by a special act of parliament or any state legislature is called। गवर्नमेंट कंपनी तो नहीं होगी। गवर्नमेंट कंपनी वो होती है जहां पर गवर्नमेंट का शेयर होगा 51% से ज्यादा। पब्लिक कंपनी तो इसलिए नहीं होगी क्योंकि पब्लिक कंपनी से इसका कोई लेना, जब भी कोई कंपनी किसी पार्लियामेंट एक्ट या लेजिस्लेचर के एक्ट के तहत बनाया जाए तो उसको हम लोग स्टेचुटरी कंपनी कहते हैं, ठीक है। संसद अथवा किसी राज्य के विधानमंडल द्वारा पारित विशेष अधिनियम के अंतर्गत समामेलित कंपनी को हम कहते हैं वैधानिक कंपनी, ना ही सार्वजनिक, ना ही सरकारी, ना ही पंजीकृत। क्लियर। आगे चलते हैं। On the admission of a new partner, if the partners decide to record changes occurred in the value of assets and liabilities in books but not in accounts, then the firm prepares। जब भी किसी नए साझेदार के प्रवेश पर यदि साझेदारों का यह निर्णय होता है कि संपत्तियों एवं दायित्वों के मूल्य में जो परिवर्तन हुए हैं, जिसके लिए हम लोग रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते थे, याद होगा आपको, ठीक, उनको लेखा पुस्तकों में तो किया जाए किंतु उनको खातों में नहीं दिखाया जाएगा, ठीक। तो इसके लिए हम लोग बनाते हैं मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट, अनुस्मारक पुनर्मूल्यांकन खाता, ठीक। ये ध्यान रखिएगा, जब भी आपको वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं दिखाने होंगे जो चेंजेस फ्लक्चुएशंस हुए एसेट्स और लायबिलिटीज में एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, उस केस में हम लोग मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। अब बात एक ही होती है, वैसे सेम बिल्कुल रहता है। आगे चलते हैं। द लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज, अब याद होगा पिछला जो मैंने एमसीक्यू सीरीज बताई थी, मैंने कहा था हमेशा लास्ट फंक्शन कंट्रोलिंग होता है, प्रबंध का जो अंतिम कार्य है वो नियंत्रण है, ठीक है। पहला कार्य कौन है? प्लानिंग, ठीक है। एन अरेंजमेंट ऑफ स्टाफ ड्यूटीज वेयर बाई नो वन पर्सन इज अलाउड टू रिकॉर्ड एवरी एस्पेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन इज कॉल्ड। कर्मचारियों की जिम्मेदारियों की एक ऐसी व्यवस्था जिसमें किसी लेन देन के प्रत्येक पहलुओं का अभिलेखन किसी एक व्यक्ति द्वारा नहीं किया जाता, इसे कहते हैं इंटरनल चेक। इसमें ऐसा सीक्वेंस बना दिया जाता है कि वो ऑटोमेटिक चेक होता रहता है कि किसने क्या किया, उसकी गलतियां अगर होती तो उसी स्टेज पे पता चल जाती हैं, ठीक है। तो इसमें ज्यादा डीप में आपको जाने की जरूरत नहीं, आंतरिक रोकथाम के तहत जो है ये काम किया जाता है। आगे चलते हैं। नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स दैट रिपोर्ट डायरेक्टली टू अ सिंगल सुपरवाइजर इज कॉल्ड, इसको कहते हैं स्पैन ऑफ कंट्रोल। पढ़ा होगा बहुत अच्छा, ग्रेकुनाज लॉ, बहुत कई बार पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन स्पैन ऑफ कंट्रोल में किसका रहा, तो आपको कहोगे ग्रेकुना जी का, ठीक है। तो जब भी आपसे बोला जाए प्रत्यक्ष रूप से एक पर्यवेक्षक का निर्देशन मानने वाले अधीनस्थों की संख्या को क्या कहते हैं, तो आप कहोगे नियंत्रण का विस्तार या स्पैन ऑफ कंट्रोल। क्लियर। लास्ट क्वेश्चन और खत्म करते हैं, सेकंड लास्ट, इसके बाद में एक और है। इस क्वेश्चन को 2-4 बार पढ़ने के बाद क्लियर हुआ कि ये कहना क्या चाह रहा है, और काफी लोग इसमें गलत करके आए हैं। एक्सेस ऑफ फेस वैल्यू ओवर इश्यू प्राइस ऑफ अ शेयर इज कॉल्ड। फेस वैल्यू है 10 रुपए और इश्यू प्राइस है 9 रुपए। ये कह रहा है कि अंकित मूल्य का आधिक्य होगा निर्गम मूल्य पे, है ना। तो इश्यू प्राइस से फेस वैल्यू अगर ज्यादा है तो ये होगा डिस्काउंट। ये गलत मत करिए, एग्जामिनेशन में बहुत सारे लोगों ने गलत किया है, ठीक। पहले मैंने भी गलत टिक ही लगाया था, लेकिन पढ़ने के बाद मुझे क्लियर हुआ कि हाँ ये डिस्काउंट। लास्ट क्वेश्चन। जो सिक्योरिटी प्रीमियम होता है इशू करने पे जो हमने कमाया होता है, उसको कहाँ कहाँ कोई कंपनी यूज कर सकती है,
पहला केस, कभी भी उस पैसे से हम किसी प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन नहीं करेंगे, शोधन नहीं करेंगे, ना ही हम, पहला मैंने बोला कि रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर नहीं हो सकता सिक्योरिटी प्रीमियम से कमाए गए पैसे का, पूर्वाधिकार अंशों का शोधन नहीं किया जा सकता, ना ही अंशों पर लाभांश जो होता है, डिविडेंड ऑन शेयर्स होता है, उसको भी हम सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व जो बनाया जाता है उससे हम नहीं दे सकते। तो आंसर आपका होगा कि हम फुल्ली पेड बोनस शेयर जरूर इशू कर सकते हैं अपने मेंबर्स को सिक्योरिटी प्रीमियम के से कमाए गए पैसे के द्वारा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है दोस्तों। आशा करते हैं आपको वीडियो हमारा पसंद आ रहा होगा, लेक्चर ज़रूर समझ में आ रहा होगा। प्लीज़ मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट हमेशा रहती है, अभी भी है, कि आप प्लीज़ हमारे वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करें, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और सबको कहें कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए नए नए जो इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हैं कॉमर्स से रिलेटेड मैं आपको प्रोवाइड कर पाऊँ। धन्यवाद। प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।